तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 29 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, इन प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं और एक-एक प्रश्न के बारे में डीपली आपको जानकारी देंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आगे देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दें, जैसे ही आपका भी अगर कोई एग्जाम होता है पटवारी का, तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, अपने प्रश्नों को 7052547003 पर अपने नाम के साथ में ज़रूर भेज देंगे, जिससे कि 1 घंटे के अंदर ही भेजेंगे। 1 घंटे के अंदर हम वीडियो कंप्लीट करके उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन लेकर के आता है। फिर ठीक है, फिर इसी की कॉपी बारे बाकी सारे लोग करते हैं, वो सब बात की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। बहुत सारे लोग गलत करके आए हैं, लॉर्ड डलहौजी लगा करके आए हैं। आज हम आपका ही कंफ्यूजन दूर कर देंगे, दोनों का टाइम पीरियड बता देंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अब आप समझ गए होंगे कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक। अब आइए, प्रश्न आगे बन सकता है। विलियम बेंटिक 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से। ये सारे प्रश्न बनेंगे आगे, क्योंकि गवर्नर जनरल से अब प्रश्न बनने शुरू हो गए। ठीक है, बाकी आखिरी बात करते हैं, आखिरी गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के आखिरी वायसराय और गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए लॉर्ड डलहौजी की बता दें तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लॉर्ड डलहौजी देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहे कब से? 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, इन्होंने जो है ये हड़प नीति चालू की थी, जिसकी वजह से 1857 क्रांति हुई थी। बहुत सारे लोग जो है यही सोच करके लॉर्ड डलहौजी लगा देते हैं। लगभग 90 प्रश्न जो है प्रतिशत लोगों ने यही आंसर लगाया, लेकिन ये गलत है, लॉर्ड कैनिंग आंसर है। ठीक है, बाकी बात करते हैं 1857 क्रांति से और कौन सा प्रश्न बनेगा। तो सतारा पहला ऐसा राज्य है जहां पर हड़प नीति में जो है डलहौजी ने इसको कबर मतलब सबसे पहले छीना था, सतारा को। और वीर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, 1857 की क्रांति को। ठीक है, बाकी 1857 क्रांति के बारे में आप बहुत सारा सब कुछ जानते हैं, झांसी की रानी लड़ी थी, ये सब बताने का समय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय। अब पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में दे दें, देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, बोर्ड का गठन किया गया था 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में। 1941 में इसका गठन किया गया था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में। इंदौर में इसका मुख्यालय। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो वर्तमान में एमपीसीए के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब कुछ और एकेडमी हम बता दे रहे हैं जो आपके एसोसिएशन है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, पारसी क्रिकेट क्लब बहुत बार पूछा गया, तो देख लीजिए पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में बना था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में बनी थी। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1997 में बनी थी, 57 में बनी थी। ठीक है, ये सारे आपको डेट याद कर लेने, क्योंकि डेट पूछी जाएंगी अब आगे। अब एकेडमी वगैरह से प्रश्न आने शुरू हो गए। ठीक है, आनंद अवस्थी का संबंध किस क्षेत्र से है? व्यक्तित्व वाला आज का प्रश्न है, तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आनंद अवस्थी क्यों चर्चा में है, क्यों ये प्रश्न बना है, आइए देख लेते हैं। तो बाराबंकी में दरियाबाद क्षेत्र के शिक्षक आशुतोष आनंद अवस्थी को शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है आनंद अवस्थी का। ठीक है, चलिए सारे एग्जाम एल से जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? और ये जनपद वाली, महाजनपद वाली तो हमने एक वीडियो बनाई है मात्र 8 मिनट की, और ट्रिक से सारी महाजनपद के बारे में पूरी जानकारी, और महाजनपद की राजधानी क्या थी, शासक कौन था, ये सब बता चुके हैं। एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा पटवारी वाली में, आपको सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो राजगृह में जो है मगध महाजनपद की राजधानी थी। कैसे याद करवाया था हमने? हमने आपसे कहा था कि मगध को मग मान लीजिए। ठीक है, और राजगृह को मतलब कि राज में एक जो है व्यक्ति रहता है, एक बेटा रहता है, उसने जो है मग को गिरा दिया तो ग्रह में पानी फैल गया। ऐसे करके हमने पूरी ट्रिक से आपको सारे जो है महाजनपद याद करा दिए हैं। ठीक है, वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी और देख लेते हैं। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र है। काशी की वाराणसी है। वत्स की कौशाम्बी है। वज्जी की वैशाली विदेह मिथिला है। कौशल की श्रावस्ती है। अवंती की उज्जैनी माहिष्मती है। मल्ल की कुशावती है। ये सारी चीजें आपको हम याद करा चुके हैं। मल्ल वाली याद कराई थी हमने कि मल्ल लोग क्या होते हैं, जो पहलवान होते हैं वो मल्ल होते हैं, और मल्ल क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो मल्ल कुशावती थोड़ा सा ऐसे करके कोरिलेट करके हमने आपको सारे याद करा दिए हैं। और एक प्रश्न डेली आ रहा है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है,
चलिए, आज बहुत टफ प्रश्न बना था कि जॉर्ज कैसल की समुद्र तल से ऊँचाई कितनी है? भाई कौन नापने बैठा है? लेकिन अब प्रश्न पूछा तो पूछा भी आप हमने। ठीक है, तो 484 मीटर इसकी ऊँचाई है। चलिए, हम तो भाई ढूँढ कर के ले आएँगे आपके लिए आंसर, कहीं से भी लेकर के आएँ, आंसर आपके लिए ज़रूर मिलेगा सबसे पहले, ठीक है? तो माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर की ऊँचाई पर लगभग 1597 फीट की ऊँचाई पर यह उत्तम जॉर्ज कैसल खड़ा हुआ है। यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासक द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था। पूरा हिस्ट्री बता दे रहे हैं और इससे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि देखिए व्यापम एक टॉपिक पकड़ रहा है, उससे लगातार प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आप टॉपिक कवर करके जाएंगे, ठीक है। जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ पर आए थे, उनके लिए ये महल 1911 में बनाया गया था। ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? एक लाइक बटन दबा दीजिए और अगर सामने वाला सब्सक्राइब बटन रेड दिखाई दे रहा हो तो उसको दबा करके जो है ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन-सी रिपोर्ट पारित हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो है 1813 में पारित हुआ था। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813, जिसे 53 जीओ 3 सी 155, ये नंबर भी याद रखिए, हो सकता है नंबर भी पूछा जाए, ठीक है। जिसे चार्टर अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो है इंग्लैंड में पारित हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो पारित हुआ था, उसके बाद में जो है 1813 का चार्टर एक्ट बन करके भारत में आ गया था, ठीक है। 2022 तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है डॉक्टर एस राजू जो हैं, वो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान में जो है महानिदेशक हैं। 2022 वाला पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो देहरादून में जीएसआई का मुख्यालय है। याद रखिएगा, मुख्यालय आगे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 4 मार्च 1851 को जीएसआई की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से निमाड़ के कवि हैं? निमाड़ के कवि के बारे में पूछा गया था। सही आंसर था संत सिंगा जी जो हैं वो निमाड़ी कवि हैं। तो सिंगा जी की बात कर लेते हैं। सिंगा जी मेला आपसे अब ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि सिंगा जी या फिर निमाड़ से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो ये मेला तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो सिंगा जी मेला पिपलिया सिंगा जी खंडवा में जो है मनाया जाता है। जिला खंडवा मध्य प्रदेश में जो है संत सिंगा जी का मेला मनाया जाता है, ठीक है। और एक और बात बता दें, करंट अफेयर आगे के एग्जाम के लिए एमपी पुलिस एमपीएसआई के लिए मुरैना की गजक को जो है जीआई टैग मिल गया है। नोट कर लीजिए कहीं, ये प्रश्न आपका एमपी पुलिस एमपीएसआई के लिए और वन रक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप और रीवा का कोई आम है, उसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? तो अर्जेंटीना जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता रहा है। मुरैना वाले जितने भी वो लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उन्होंने ये गजक खाई है कि नहीं खाई है, ठीक है ना। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता रहा है। देख लीजिए कुछ जानकारी इस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो 64 खेलों में 172 गोल के साथ अर्जेंटीना ने फ्रांस पर पेनल्टी शूट आउट के साथ में जो है जीत दर्ज कर ली और तीसरी बार ये ट्रॉफी अर्जेंटीना ने जीती है, ठीक है। चलिए, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप 24 नवंबर से कतर में आयोजित किया गया था, दोहा की राजधानी कतर में, ठीक है। चलिए, गोल्डन बूट अवार्ड की बात कर लेते हैं। प्रश्न बनेगा गोल्डन बूट किसे मिला है? तो फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। बाकी कप्तान की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के कप्तान थे। तीसरी बार अर्जेंटीना ये जो है कप जीता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सेम टू सेम प्रश्न, यही प्रश्न हमने ऐसा ही प्रश्न जो है 18 या 19 मार्च के एग्जाम में आपको हमने पूरा बताया था, वही प्रश्न सेम यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो एक बार 15 मार्च से अब तक के जितने भी हमने एग्जामिनेशन कराए बेशक 2x स्पीड में कर करके जरूर देख लीजिए। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किया करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। और ये सारी जानकारी हमने पूरा आर्टिकल वाला ही पूरा पढ़ाया था, 243 जो आर्टिकल वाला मतलब ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, तो हमने पूरी डिटेल में जानकारी वहां पर दे दी थी। एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मटकी नृत्य पूछा गया था। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मालवा का जो है लोक नृत्य है मटकी। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो मटकी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। यह एक छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो मध्य भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे मटकी नृत्य के रूप में जाना जाता है। और यह मालवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तृत है। मालवा का यह लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी द्वारा मध्य प्रदेश में कौन-सी नई योजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? तो भू अधिकार अभियान का शुरुआत किया गया है जो है राजनाथ सिंह जी द्वारा। देखिए, सिंगरौली से इसका शुरुआत किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया, जो है आपका भू अधिकार अभियान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न बना था कि राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई पट्टी, जिसे सिंधिया टर्मिनल भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? या फिर इससे ऐसा प्रश्न बना था कि यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाया गया है, किसने बनाया था? तो पूरी जानकारी है ये हम आपको दे देते हैं। तो ये जो टर्मिनल है वो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है? कुछ जानकारी आपको देते हैं टर्मिनल के बारे में। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया विमान क्षेत्र या ग्वालियर हवाई अड्डा, ग्वालियर में महाराजपुर वायुसेना बेस स्थित एक सैन्य हवाई अड्डा है, जो नागरिक उड़ानों के लिए भी काम में आता है, ठीक है? ये बेसिकली ये सैन्य हवाई अड्डा है। एक बार यही प्रश्न बना था कि मध्य प्रदेश में सैन्य हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो आपका ग्वालियर वाला ही, ठीक है? अब यहाँ पर करंट की बात करते हैं तो हाल ही में अमित शाह जी ने इसमें नए जो है टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ठीक है? तो इसलिए ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान का नाम कब बदला गया था? तो 2002 में इसका नाम बदला गया था। सर पहले इसका नाम क्या था? आइए देख लेते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले नाम हुआ करता था। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम 2002 में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, को 1983 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1983 में बनाया था। अभ्यारण्य को काट करके बनाया गया था। टाइगर रिजर्व श्रृंखला में 19वां है, 19वां टाइगर रिजर्व था। नवंबर 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत इसका गठन किया गया था। तो देख लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर में कब आया? 1992 में। कब बनाया गया? 1983 में। कौन से क्रम का जो है वो था आपका उद्यान था? तो 19वां उद्यान था। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी, ठीक है? यहाँ से प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र कोशिका के निर्माण में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? सही आंसर है विटामिन B12, ये सहयोग करता है। कुछ जानकारी देखते हैं। विटामिन B12 को साइनाकोबायलामिन भी कहते हैं। अब विटामिन के नाम भी पूछे जा रहे हैं, तो ये आप पढ़ करके जाएंगे, ठीक है? ये माइलिन के आसपास की तंत्रिका कोशिकाओं, मानसिक क्षमता, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और ऊर्जा पैदा करने के लिए कुछ फैटी एसिड और अमीनो एसिड के टूटने का उत्पादन और रखरखाव करने में मदद करता है। यही प्रश्न बना था कि मदद कौन करता है? तो B12 मदद करता है, ठीक है? इसमें कोबाल्ट जो है धातु पाई जाती है। ये भी प्रश्न बना है कि कौन से विटामिन में धातु पाई जाती है? तो वो B12 है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बाकी विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। ये सारे प्रश्न बन चुके हैं। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न बन चुका है। तो विटामिन आप पढ़ करके जाएंगे, ठीक है? दूध के फटने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध के फटने के लिए जिम्मेदार है। एक आपको ट्रिक बता दें, जहां पर भी लैक्ट शब्द आए तो समझ लेना कि वो प्रश्न दूध से ही संबंधित है, ठीक है? तो एसिड के ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दिया रहा हो, अगर दूध फटने से संबंधित है या फिर दूध से संबंधित कोई प्रश्न है, तो लैक्टिक एसिड उसका आंसर होगा, या लैक्ट से बना हुआ शब्द उसका आंसर होगा। जैसे कि दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर में मापते हैं। लैक्ट शब्द आ रहा है, तो ऐसे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, लैक्टिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका अणुसूत्र होता है, क्या होता है? देखिए C3H6O3, ये इसका अणुसूत्र होता है, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें तो थकान के समय मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाता है? ये प्रश्न बनेगा, तो ये लैक्टिक एसिड ही है, जो थकान के समय मानव की मांसपेशियों में जम जाता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर जो है वो पीलिया रोग में जो है प्रभावित होता है। देख लीजिए कुछ जानकारी। पीलिया सीधे लीवर को प्रभावित करता है। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ने से आंखों के सफेद भाग और त्वचा में पीलापन आ जाता है। नाखून भी आपके पीले नजर आने लगते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बेग के सूत्र के आधार पर एक जो है न्यूमेरिकल बना था, तो बेग का सूत्र आपको बता दें तो इसका होता है बेग बराबर दूरी बटे 4, इसका सूत्र होता है। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल बना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी में छंद से 4 प्रश्न आए थे। उपमा अलंकार का उदाहरण पूछा गया था। तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया था। तत्सम तद्भव प्रश्न आ ही रहे हैं। कवि की लाइन देकर के उसका नाम पूछा था कि ये किस कवि की लाइन है, ठीक है? संधि से प्रश्न आ रहे हैं। वाच्य के प्रश्न थे। विलोम का एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। तो एक सीधे क्वेश्चन मिल गया है। 2 वस्तु 462 की खरीदी गई। 2 वस्तु हैं, प्रत्येक 462 की खरीदी गई। दोनों को बेचने पर एक पर 14% की हानि, 14% का लाभ हुआ है। तो बताइए कुल हानि लाभ कितना होगा? ऐसे प्रश्न जो है बन रहे हैं, ठीक है? चलिए, एक प्रश्न आया था 40% का लगातार, मतलब 40% का डिस्काउंट 3 बार दिया जाता है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? ये पूछा गया था, ठीक है? अलजेब्रा से प्रश्न आज बने हैं। बॉडमास के 3 प्रश्न, अनुपात समानुपात के 2 प्रश्न, पाई चार्ट के 3, डीआई में बार ग्राफ का 1 प्रश्न आया था, टाइम एंड वर्क का 2, एलसीएम एचसीएफ का भी 1 प्रश्न पूछ रहा है और कैलकुलेटिव पूछ रहा है, ठीक है? एक प्रश्न आज बहुभुज यानी कि पॉलीगन से एक प्रश्न आया था आज, और ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रश्न आया था। cos 90 का मान निकालना था, ऐसे 90 माइनस थीटा करके कोई जो है सूत्र लग रहा था, उससे निकल रहा था, ठीक है? प्रॉफिट लॉस के 2 आए हैं। सीआई से एक से 2 प्रश्न सीआई के भी आए हैं। परसेंटेज के 1 से 3 प्रश्न आए हैं। एवरेज पूछा गया है। माध्य माध्यिका के भी 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। तो आज रीजनिंग में प्रश्न आया था कि 10:25 पर कितना कोण बनेगा घड़ी में, ठीक है? सिटिंग के प्रश्न आज बने हैं। नंबर सीरीज के 4 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 2, अल्फाबेटिक सीरीज के 2 प्रश्न, पेपर फोल्डिंग का 1, अगली आकृति कौन सी होगी 3 से 4 प्रश्न बने हैं। असंगत छांटने वाले 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। रैंकिंग के 3 से 4 प्रश्न अच्छे लेवल के बन रहे हैं, ठीक है? और वर्गीकरण के भी 4 प्रश्न बने हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जैसे इंग्लिश पहले आ रही थी वही आई है। एक्टिव पैसिव के 6, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3, इडियम एंड फ्रेज 4, टेंस के 1-2 प्रश्न टेंस के आ रहे हैं। बताया जा रहा आज टेंस नहीं आया था, ठीक है? पैराजंबल के 4, अरेंजमेंट और मिसस्पेल्ड भी पूछे जा रहे हैं। कोई अगर चेंज नहीं हुआ है किसी का पैटर्न, तो वो आपकी इंग्लिश ही है।
चलिए प्रबंधन की बात करें तो विपणन कैसा है, मतलब विपणन के बारे में पूछा गया तो विपणन कैसा है, मूर्त है या अमूर्त है, यानी विपणन को हम छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, तो अमूर्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर मार्केट के प्रश्न बने थे, डिमांड और सप्लाई से प्रश्न बने थे, मांग की पूर्ति की लोच से प्रश्न बने हैं, लेखक का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि कोई वो है आपके इतिहासकार फेयोल वगैरह जो होते हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है, इनकी जो है व्याख्या दे करके, इनकी जो है आपकी परिभाषा होती है, परिभाषा दे करके नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, लेखांकन के 2 प्रश्न, मार्केटिंग के 2 प्रश्न, संगठन से 1 प्रश्न और केस स्टडी वाले बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो केस स्टडी की वीडियो आज शाम या फिर कल सुबह तक केस स्टडी वाली वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं तो रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि कंप्यूटर में बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। ये रैम के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं और कंप्यूटर की एक अलग से वीडियो हमने बनाई है 15 मिनट की। 15 मार्च से 27 मार्च तक जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं उनको एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो बना दी है। जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना, इसी स्क्रीन पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, और नहीं मिले तो एक बार सर्च कर लेना, वहाँ जा करके आपको वो पूरे प्रश्न पढ़ लेने हैं। सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। एक्सेल में कितनी खाली वर्कशीट होती हैं ये पूछा गया था। एमएस ऑफिस से प्रश्न था, एमएस वर्ड से प्रश्न था, और कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं ये हम उस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता है, ऐसा दिया हुआ था तो 3 तो इंटरनेट से रिलेटेड थे और एक कृषि दिया हुआ था, तो कृषि उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंडो से प्रश्न था, ओएसआई मॉडल से प्रश्न था, मेमोरी से 2 प्रश्न थे, इनपुट आउटपुट के भी 1 प्रश्न थे। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 75 प्लस प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी के 22, जीके साइंस के 45 प्लस प्रश्न आए हैं आज, कंप्यूटर के पूरे 25 प्रश्न आए हैं। मैनेजमेंट इस बार 12 से 13, मैनेजमेंट की संख्या कम होती जा रही। ठीक है, 2-3 परिभाषा पूछ लेते हैं और 5-6 केस स्टडी पूछ लेते हैं। बड़े बड़े प्रश्न देख करके बच्चे वैसे ही डर जाते हैं। उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की कट ऑफ की बात करते हैं तो टुडे शिफ्ट की कट ऑफ की बात करें तो 140 से 145 के बीच में जो भी यहाँ पर वेरी कर रहा होगा वो सेफ जोन में है। 140 145 नंबर जिसके भी आए होंगे वो सारे के सारे सेफ जोन में है। ठीक है, अब इतना काम हमने आपके लिए कर दिया। आपका ये फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और ये नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो इस नंबर पर आपको अपने प्रश्न जितने भी याद रहते हैं, जितने भी 1 2 3 4 जितने भी याद रहते हैं, आपको इस नंबर पर अपने प्रश्न भेज देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जीके और साइंस के प्रश्न जरूर भेजिएगा। बाकी आप शाम वाला वीडियो का एनालिसिस सबसे पहले लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख करके फिर इसमें से प्रश्न बनाकर कॉपी करके अपलोड करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, बाकी एक बात और बता दें, इसकी जो पीडीएफ है तो पीडीएफ आज से डलनी शुरू हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ये वीडियो है ना, तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको कल छोड़कर परसों मिलेगी, एक दिन का गैप करके। ठीक है ना, एक दिन का गैप करके सारी वीडियो की पीडीएफ मिलेंगी, और अभी तक जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सब की पीडीएफ अभी हम डलवा देंगे शाम तक। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।